हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, अभी जो है आज जो मैं आप लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था करवाऊंगी, इसके पहले भारतीय अर्थव्यवस्था पे एक वीडियो करवा चुकी हूँ जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके उसको देख लें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और उसमें मैंने पंचवर्षीय योजनाओं को भी डिटेल में बताया है, जिससे एक क्वेश्चन रहता ही है। तो मैं इसके बाद अभी ये करवा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर करें। कहते हैं शेयर इज़ केयर। तो स्टूडेंट, आप जो है ना, अगर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दोगे तो जो मैं रोज़ का अपलोड करती हूँ तो वो आप देख पाओगे, कौन सा वीडियो अपलोड किया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नई आर्थिक नीति जो है आर्थिक सुधार से संबंधित है, जिसका उद्देश्य नई तकनीकों को आत्मसात करना, उत्पादिता में सुधार तथा समग्र रूप से क्षमता के पूर्ण उपयोग को कार्यान्वित करना। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में सन 1985 ईस्वी में तथा पी.वी. नरसिंह राव की सरकार के काल में सन 1991 में आई। मौद्रिक नीति 1991 के अंतर्गत स्फीतिकारी दबावों हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय किए गए। देखिए क्या है, वर्तमान में नई आर्थिक नीति के अंतर्गत आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? 3 है। परमाणु ऊर्जा, उसके बाद है रेल परिवहन और परमाणु ऊर्जा की अनुसूची में निर्दिष्ट खनिज। 9 मई 2001 के मंत्रिमंडलीय निर्णय के अनुसार सरकार ने सुरक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों के प्रवेश की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके लिए कंपनी को रक्षा मंत्रालय से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये है हमारी नई आर्थिक नीति। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको बोलते हैं एफडीआई। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछता है एफडीआई का क्या है, तो इसका हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और हिंदी में उसको बोलते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो सामान्य शब्दों में किसी एक देश की कंपनी जो है के द्वारा अन्य देश में किया गया निवेश जो है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहलाता है। मान लीजिए कि जैसे इंडिया अगर अभी जाके अमेरिका में किसी पे कंपनी के साथ अपना निवेश करती है तो वो क्या हो जाएगी? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन फिर जब अमेरिका आके इंडिया में करता है या चाइना हमारे देश में आके कर रहा है तो ये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है। विदेशी संस्थागत निवेश यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईआई, इस प्रकार के निवेश में विदेशी निवेशक अन्य देश के शेयर बाजार में निवेश करते हैं। यह अस्थायी प्रकृति का होता है, जबकि एफडीआई अस्थायी प्रकृति का। अब है निर्धनता और बेरोजगारी। निर्धनता से आशय उस सामाजिक क्रिया से है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता। यह 2 प्रकार की होती है, निरपेक्ष निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता। विश्व बैंक के अनुसार $1.25 प्रतिदिन से कम आय वाला व्यक्ति गरीब कहलाता है। यानी जो विदेशी बैंक है तो उनके अनुसार गरीब व्यक्ति किसको कहते हैं? तो जो एक $1.25 प्रतिदिन से कम कमा रहा है वो गरीब आदमी है। अब क्या है, योजना आयोग ने सितंबर 1989 में प्रोडीटी लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक निवेश समूह की नियुक्ति की, जिसने प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग को आधार बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति उपभोग को आधार माना। तो योजना आयोग ने कब ये बनाया था? सितंबर 1989 में। और किन्होंने? प्रोफेसर डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में ये किया गया था कि कैलोरी के अनुसार। अब देखिए, भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किसने किया? और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम लोग को जानना भी चाहिए। तो इसका अध्ययन बी.एस. मिन्हास ने किया था। कौन किया था? बी.एस. मिन्हास। उन्होंने 1956 से 57 तथा 1967 से 68 के बीच ग्रामों के निर्धनों के प्रतिशत में कमी होने के संकेत दिए थे कि ग्रामीण के निर्धन में क्या हुआ, प्रतिशत में अभी कमी पहले से आई है। तो लकड़ावाला समिति
जो अभी ऊपर बताया आपको, ने अपने फॉर्मूले में शहरी निर्धनता के आकलन के लिए औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के उपभोग मूल्य सूचकांक को आधार बनाया। तेंदुलकर समिति के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 41.8% तथा शहरी जनसंख्या का 25.7% भाग गरीब है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर की रिपोर्ट गरीबी का आंकड़ा है। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे ये लॉरेंज वक्र क्या होता है। ठीक है, तो जैसे लॉरेंज वक्र द्वारा क्या होता है, किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात करते हैं। इसे वर्ष 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकास किया था। इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे होते हैं। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, तो 2010 में मानव रिपोर्ट के अनुसार गरीबी सूचकांक HPI का त्याग कर इसे अपनाया गया। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर इसके 3 आयाम हैं। क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, जिसमें 10 सूचकों में विभाजित किया गया। प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया। देश में निर्धनता सूचकांक का आकलन जो है योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO जिसको बोलते हैं के माध्यम से किया जाता है। तो देश में निर्धनता अनुपात का आकलन किसके? योजना आयोग द्वारा किया जाता है। अब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 68वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार 2011 से 12 में 21.92% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। कब? 2011 और 12 के आंकड़ों के अनुसार 21.92%। अब देखिए, गिन्नी गुणांक ये क्या है? लॉरेंज वक्र मैंने अभी बताया आपको, गिन्नी गुणांक के बारे में जानना भी जरूरी है। गिन्नी गुणांक जो है यह लॉरेंज वक्र तथा निरपेक्ष समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल काल्पनिक समता रेखा के नीचे के पूरे क्षेत्रफल के अनुपात को प्रदर्शित करता है, जिसका मान 0 से 1 के बीच में होगा। यदि विषमता अधिकतम है तो इसका मान 1 होगा, यदि विषमता न्यूनतम है तो इसका मान 0 होगा। गिन्नी गुणांक को इटालियन कोरेडो गिन्नी ने विकसित किया था। जो किया था उनका क्या नाम था? इटालियन कोरेडो गिन्नी। अब देखिए, बेरोजगारी से आशय एक ऐसी स्थिति से है जब देश में कार्य करने वाले जनशक्ति अधिक होती है और काम करने पर राजी भी होती है, परंतु उन्हें प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं मिल पाता है। तो ये है बेरोजगारी। अन्य कार्यक्रम, बेरोजगारी, भारत में जो बेरोजगारी है तो क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी, ये सभी बेरोजगारी है। प्रमुख निर्धनता निवारण एवं रोजगार कार्यक्रम मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट जिसको बोलते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल। तो ये जो है सितंबर 2005 में पारित किया गया था। कब किया गया था? सितंबर 2005 में पारित किया गया था और 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के बंदपाली गांव से की गई। प्रत्येक रविवार को एक वर्ष में 100 दिन का अकुशल रोजगार, जिसमें 33% महिलाओं की भागीदारी होगी। 15 दिन तक रोजगार प्रदान न करने पर बेरोजगारी भत्ता देना होगा। कार्य की अवधि 7 घंटे होगी तथा सप्ताह में 6 दिन अधिक नहीं होगी। कार्यस्थल पर मृत्यु होने या स्थायी अपंगता की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा 25,000 की राशि दी जाएगी। वर्ष 2012 में मिहिर शाह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसके द्वारा दी गई सिफारिशों को मनरेगा 2 का नाम दिया गया। मनरेगा 2 के अंतर्गत कृषि उत्पादन में वृद्धि करने का कार्य कुशलता
में सुधार लाने और भुगतान व्यवस्था में देरी होने की समस्या से छुटकारा पाने का प्रयास किया गया। अब देखिए अन्य कार्यक्रम क्या है, जैसे मिड डे मील, ठीक है, कब चालू हुआ और क्या उसका उद्देश्य था, ये जानना जरूरी होता है। जैसे मिड डे मील 1995 में स्टार्ट हुआ था। इसका कार्य था कक्षा 8 के बच्चों को उच्च पोषण तथा युक्त दोपहर का भोजन उपलब्ध करा के स्कूलों में बच्चों की संख्या को बढ़ाना। फिर आया स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जिसको बोलते हैं SJSRY, 1 दिसंबर 1997, यानी ठीक मिड डे मील के 2 साल बाद। ये शहरी क्षेत्रों में निर्धनता निवारण योजना था। उसके बाद आया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, 1 अप्रैल 99, ठीक इसके 2 साल बाद 99। सामूहिक प्रयास पर बल, सहायता प्राप्त गरीबी व्यक्तियों को वर्ष में BPL के ऊपर लाना। इसमें 6 कार्यक्रमों का विलय कर दिया गया। IRDP, TRYSEM, DWCRA, MWS, GKY। उसके बाद देखिए अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना को AAY यानी 25 दिसंबर 2000 को ये शुरू हुआ था और ये BPL परिवारों को सर्वाधिक गरीबी को अनाज 2 रुपया प्रति किलो या गेहूं 3 रुपया किलो चावल उपलब्ध कराना था। उसके बाद है जननी सुरक्षा योजना JSY, 8 मार्च 2003 को शुरू हुआ। गर्भवती महिलाओं को शिशु जन्म तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बच्चों पर नकद। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये जो है 2003 में शुरू हुआ। देश में पिछड़े राज्यों में 6 नए एम्स और अस्पतालों को स्थगित करने हेतु। मनरेगा 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के रूप में प्रारंभ हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना तथा काम के बदले अनाज योजना को मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में काम का अधिकार देना। उसके बाद है स्वच्छ भारत अभियान 2014 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2019 तक प्रत्येक परिवार संपूर्ण स्वच्छता से कवर करना। उसके बाद है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन, तो ये 2014 में शुरू हुआ था। ये ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है ना, एकीकृत परियोजना आधारित अवसंरचना की सुपुर्दगी के लिए आरंभ। उसके बाद है प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, भारत में वित्तीय समावेश पर राष्ट्रीय मिशन। इसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना। उसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015, सभी घरों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण एवं संप्रेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में शुरू हुआ था। तो जानते हैं बेटियों को पढ़ाई के लिए और उसको बचाने के लिए। अटल पेंशन जो था मई 2015 में, ये 2015 में प्रारंभ किया गया था। पेंशन योजना 60 वर्ष के पश्चात जो पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए, और 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच का कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है इसमें। उसके बाद है प्रधानमंत्री कृषि योजना 2015 में, स्टार्टअप इंडिया अभियान 2016 में, स्टैंड अप इंडिया अभियान 2016 में, प्रधानमंत्री फसल बीमा फसल के लिए है 2016 में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में। ये क्या था, ये 5 करोड़ BPL परिवारों को LPG कनेक्शन प्रदान करने के लिए 1600 रुपया प्रति परिवार की वित्तीय सहायता द्वारा था ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उसके बाद स्वयं 2016 में नागरिकों को वहन करने योग्य गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना, ये स्वयं है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है, ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60 वर्ष या उससे ऊपर के आयु वर्ग पेंशन बीमा योजना है ये वय। उसके बाद यहाँ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना तो 2017 में शुरू हुआ और ये बिजली के से संबंधित है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना ये भी 2017 में हुआ। महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और प्रसव के पश्चात मातृत्व लाभ करने हेतु। उसके बाद है राष्ट्रीय वयोश्री योजना 2017, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्गों तथा वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहयोगी उपकरण प्रदान करने हेतु है ये। उड़ान योजना 2017, ये जो है क्षेत्रीय रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हवाई यात्रा नागरिकों तक
सुलभ और सस्ता 500 किलोमीटर तक की दूरी हेतु 2500 उपलब्ध कराने की योजना, यानी 2500 में आप अगर 500 किलोमीटर है तो आप जा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू हुआ। किसान सम्मान निधि 2019 में हुआ। ये 120 मिलियन किसानों को 6000 प्रति वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।